हरिओम कॉमर्स के पॉडकास्ट श्रृंखला में आज नई एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं प्रोफेसर बहादुर भीम कुमार सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज चूँकि आपका मैं एक बार परिचय करा दूं सभी को, आप शहर के बहुत ही जाने माने इंटेलेक्चुअल और विद्वत व्यक्तित्व रखते हैं। आपका शहर के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में और आपका सहभागिता रहता है, आपका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कई प्रकार की सरकारी गैर सरकारी योजनाओं का संचालन, उनका आयोजन, उनका संपादन आपके माध्यम से होता है। आज हम यहाँ आपको बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी ज्वलंत मुद्दे पर जिसको लेकर के पूरी समाज में, खास करके शैक्षणिक जगत में, शिक्षक और छात्र दोनों असमंजस में हैं। बहुत हद तक उनका वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनको करना क्या है, कैसे करना है। और आप मुद्दा समझ गए होंगे, वह है नई शिक्षा नीति। सर, नई शिक्षा नीति को लेकर जो 2020 नई शिक्षा नीति बनी भारत में, अभी तक बहुत राज्यों में ये इसका इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाया है। कुछ राज्यों में इम्प्लीमेंट हो भी गई है ये नीति, कुछ में भी होने की बात चल रही है और कहीं अभी तक नहीं भी हुई है। सर, ये नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है? सबसे पहले तो मैं अनिल जी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हरिओम कॉमर्स क्लासेस बैनर के माध्यम से आपने इस तरह का श्रृंखला का आयोजन किया है और बहुत ही ज्वलंत विषय को लेकर के आप ये चर्चा कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति पूरे देश के लिए एक विज़न है, एक मिशन है। हम यूँ कहें कि जो भारत के विकास की जो परिकल्पना का आधारशिला, ये हमारी नई शिक्षा नीति है और ये एक प्रकार का दर्पण है। आने वाले दिनों में नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे राष्ट्र का स्वरूप क्या होगा, ये पूरी तरह से नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें परिलक्षित हो रहा है। लेकिन अभी इस पर पूरे राष्ट्र में या पूरे देश स्तर पर बहुत ही अधिक प्रयास की आवश्यकता है। आपने कहा कि कई राज्य ऐसे हैं देश के जहां नई शिक्षा नीति लागू करने के पहल जारी हो गए हैं और ऐसे राज्य ने नई शिक्षा नीति को लागू भी किया। मैं कहीं पढ़ रहा था, नई शिक्षा नीति पूर्णतः व्यवहार परक शिक्षा नीति है और इसमें मानव गढ़ने की पूरी तरह से इसमें सभी प्रमाण पाए गए हैं और एक बड़ी गोष्ठी, बड़ी चर्चा की आवश्यकता है पूरे देश में नई शिक्षा नीति को लेकर के। आपको मैं बता दूं कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो बच्चे जुड़े हैं उन्हें टर्मिनोलॉजी से ज्ञान कराना काफ़ी आवश्यक है। टर्मिनोलॉजी से क्यों? क्योंकि आप कहीं कहीं पढ़ते होंगे कि कोई भी राष्ट्र जो दुनिया के हैं वो अपनी भाषा में वो बिल्कुल कम समय में, अल्प समय में वो विकसित हुए हैं। विकसित होने का मतलब ये नहीं है कि वो आर्थिक रूप से ग्रो कर गए। विकसित होने का मतलब है कि वो अपने कल्चर से जुड़ा है, अपनी सभ्यता से जुड़ा है, वो अपने परिवार से जुड़ा है। तो ये नई शिक्षा नीति हमें सबसे पहले ना हमें कल्चर से जोड़ देता है, हमारी संस्कृति से जोड़ता है। हम जिस घर में पैदा होते हैं वहाँ से हमें जोड़ता है। जबकि अगर आप जो पुरानी शिक्षा नीति की बात करेंगे तो उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति सिर्फ शिक्षा ग्रहण कर नौकरी पाने की चेष्टा रखता है। ये उस शिक्षा नीति में। लेकिन इस शिक्षा नीति में ये उद्देश्य नहीं है कि एक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करके सिर्फ रोजगार प्राप्त करे। नहीं, नई शिक्षा नीति हमें ये बताती है कि हम
एक अच्छा मानव कैसे बने और एक अच्छा मानव बनकर के हम कैसे जीविकोपार्जन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ मानवता को प्रायोरिटी दी गई है, वहाँ रोजगार को प्रायोरिटी दिया। मैं ये इस शिक्षा नीति में मैं रोजगार का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले मानव बनने की जो परंपरा है उसका निर्वहन नई शिक्षा नीति में हुई है। और इसमें क्षेत्रीय भाषा, अपनी भाषा, गांव की भाषा में हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया सर। सर, आपके परिचय के क्रम में चूँकि एक बात आई थी कि आप एक बार यूथ पार्लियामेंट का आयोजन जब हुआ था और दिल्ली के विज्ञान भवन में आप गए थे, वहाँ उस समय के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी, और उनके साथ भी चर्चा में आपने भाग लिया था। सभी राज्यों से एक एक प्रतिनिधि सभी जिलों से गए थे, उसमें आपने औरंगाबाद जिला का प्रतिनिधित्व किया था। और ऐसे आप एनएसएस के भी नोडल अधिकारी हैं और आप जिला के, और आप नेहरू युवा केंद्र से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे कई सरकारी संस्थानों में भी आपका आना जाना होता है, कई आप सेमिनार कॉन्फ्रेंस में भी भाग लेते रहते हैं, इसलिए नई शिक्षा नीति पर आपसे बात करना हमें अभी समयोचित लगा। सर, बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि क्या आज भी, क्या आपको भी लगता है कि विद्यार्थियों में, छात्रों में नई शिक्षा नीति के प्रति रुझान में कमी है? अगर हाँ लगता है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रासंगिक ये प्रश्न है आपका अनिल जी। छात्रों को ऐसा लगता है कि ये कोई नई चीज़ आ गई और जो सहज व्यवस्था चल रही थी उसमें ये कहाँ से आ गया। लेकिन हमें ज़रूरत है छोटे छोटे गोष्ठी करके, वार्तालाप करके, या वो एक पाठशाला का आयोजन करके और नई शिक्षा नीति को बताने का। तो नई शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुए हैं पुरानी पद्धति से, उसमें जैसे है कि वह पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार बच्चे एक प्रतिष्ठा लेते हैं, फिर उसमें 2 सहायक सब विषय रखते हैं। तो यहाँ जो व्यवस्था की गई है उसमें 2 टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रहे हैं, मेजर, माइनर। तो ये बच्चों के सामने जब मेजर माइनर आता है तो थोड़ा सा वो उनको लगता है कि ये मेजर क्या है, माइनर क्या है। तो हमें ज़रूरत है कि मेजर तो आप ये सब्जेक्ट मेजर में आप पढ़ेंगे, माइनर है तो आप ये सब्जेक्ट माइनर में पढ़ेंगे। और उसके साथ जो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स आ गए हैं, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स आ गए हैं, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी का आ गया है। ये सारी चीज, इन सारी बातों से हमें फिट इंडिया आ गया है, स्वच्छता का आ गया है, मल्टीडिसिप्लिनरी आ गया है। ये सभी विषयों पर हमें छात्रों को छोटी छोटी पाठशाला का आयोजन करके हमें समझाना है उन्हें। हम अपने दायित्वों से भाग नहीं सकते हैं। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम छात्रों को भी शिक्षित करें और उनके अभिभावक को भी शिक्षित करें। इसके लिए अभिभावक को शिक्षित करने के लिए हमें गांव की ओर जाना होगा। जैसे आपने एक व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया, ये बहुत अच्छी पहलू है। ये बात बच्चों तक जाएगी, वो सुनेंगे। इस तरह से हम लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि इस तरह की श्रृंखला हम गाँव में जाकर चलाएं। किसी गाँव में हम चले जाए, उस गाँव में हम गाँव के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके साथ चर्चा हम कर लें, चर्चा करके और कहें कि भाई मैं नई शिक्षा नीति जो आई है उस पर मैं आपसे एक वार्तालाप करना चाहता हूँ, संवाद करना चाहता हूँ। और उनमें हम बच्चों को भी शामिल करें जो बताए कि भाई बात वही है कि आप मेजर क्या है, तो मेजर जो आप ऑनर्स रखते हैं वो मेजर होगा, माइनर क्या है तो जो आप सब्सिडरी रखते हैं वो माइनर है। बस फर्क थोड़ा वहाँ पे ये बताना है कि अगर साइंस रखते हैं तो कौन कौन सा माइनर आपके पास होगा, आर्ट्स रखते हैं तो कौन कौन सा माइनर आपके पास होगा, कॉमर्स रखते हैं तो कौन कौन सा माइनर होगा। क्योंकि पुरानी पद्धति में ये थी कि हम अगर आर्ट्स का कोई प्रतिष्ठा के रूप में रखते हैं तो हमें ये सभी सब्जेक्ट को हमें सब्सिडी के रूप में रखना होता है। लेकिन नहीं, नई शिक्षा नीति में यह है कि अगर आप इतिहास
मेजर रखते हैं तो माइनर में आप कौन कौन सब्जेक्ट को रख सकते हैं, तो ये हमें बताना है। और उसमें जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है, फिट इंडिया है, आर्ट ऑफ बीइंग, ये है। जो मैंने पहले कहा कि ये जो नई शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना, संस्कृति विकसित करना, मानव का निर्माण करना। आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी मानव का निर्माण करता है, स्किल इन्हांसमेंट रोजगार से जोड़ता है, एबिलिटी इन्हांसमेंट चैलेंज से उसको जूझने की क्षमता प्रदान करता है, और जो विषय जो मेजर में रखता है उसको विषय का ज्ञान होता है, माइनर रखता है जो सहायक विषय के रूप में वो अध्ययन करता है। इस तरह से समग्र मानव मूल्य और नैतिक मूल्य और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, ताकि ये सभी विषयों को समग्र रूप से जो मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं और जिसका अध्ययन पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए ये नई शिक्षा नीति है, जो पूरी तरह से एक व्यक्ति को बाह्य और आंतरिक दोनों रूप से परिष्कृत करके और वो देव बनाने की जो यात्रा है जो हम अध्यात्म के माध्यम पढ़ते हैं, वो पूरी परिकल्पना इस नई शिक्षा नीति में डाली गई है। हमें ज़रूरत है उन्हें छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटे छोटे वार्ता, छोटे छोटे पाठशाला के माध्यम से हम उनके बीच इन सारी चीज़ों को लेकर जाए और उन्हें खूब बताएं। बहुत अच्छा आपका सुझाव है सर। यानी जन जागृति की आवश्यकता है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए ताकि उनके अंदर जो रुझान कम है उसको दूर किया जा सके। जैसे प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में अब बच्चे, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि नई शिक्षा नीति में एक व्यक्ति अपने जो विषय को पढ़ेगा उसके साथ वो कुछ न कुछ एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को मिठाई बनाने बहुत अच्छा आता है, किसी को अदौरी बनाने बहुत अच्छा आता है, या किसी को कोई प्रोडक्ट बनाने अच्छा आता है, तो अपनी शिक्षा डिग्री लेने के साथ साथ वह एक व्यावसायिक शिक्षा को भी ग्रहण करेगा। सर बहुत कम शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप, मुझे लगता है कि आप बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में आपने भाग लिया है जिसमें नई शिक्षा नीति पर काफ़ी जानकारी दी गई है। जैसा कि आपने बताया कि आप ऐसे कार्यक्रमों में आपने भाग लिया है। सर आप एक एक्सपर्ट के नाते, एक विशेषज्ञ के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि व्यावसायिक एवं प्रबंधन के छात्रों पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे नई शिक्षा नीति के, या आप ये कह सकते हैं कि सर हायर एजुकेशन में इसका क्या प्रभाव? देखिए, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो इस वर्ष का जो ये इंडियन कॉमर्स, ऑल इंडिया कॉमर्स और मैनेजमेंट एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस दिल्ली ओपी जिंदल में हुआ था, उसमें एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति जो है वो हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। और हायर एजुकेशन कैसे इम्प्रूव होगा, उसकी जो हायर एजुकेशन में जो खामियां थी उस खामियों को पूर्ण करने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। जैसे इनोवेशन पर फोकस्ड किया गया है, रिसर्च पर फोकस्ड किया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। तो ये इनोवेशन कैसे हो सकता है, रिसर्च कैसे हो सकता है और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होता है। आप एंटरप्रेन्योरशिप प्रारंभ कीजिए, इनोवेशन और आपको रिसर्च मिल जाएगा। तो जैसे हम उसके लिए वो चैलेंजेस भी हमारे पास है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह का हमें निर्माण करना होगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करना होगा और हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करना होगा। वो आर्टिकल में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि ये जो चैलेंजेस है वो हमारे सामने ये है न्यू शिक्षा नीति के लिए कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सकता है, क्यों कैसे हो सकता है, तो हम सबसे पहले तो हम बताएं, नई शिक्षा नीति को बताएं हम क्या है। आप जान जाएंगे कि एक बहुत समस्या रहती थी कि जो बच्चा पार्ट 1 पढ़ता था और किसी कारणवश वो पार्ट 2 में नहीं जा सकता था, तो पार्ट 1 की कोई वैल्यू उसके लिए नहीं रह जाती। नई शिक्षा नीति में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई विद्यार्थी अगर पार्ट 1 में सफलता प्राप्त कर लेता है तो पार्ट 1 का उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर पार्ट 2 में वह अक्षम भी हो जाता है किसी कारणवश, तो पार्ट 1 तक की शिक्षा उसकी वैध मानी जाएगी। एक पॉइंट नंबर 1, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में पढ़ करके सेकंड ईयर में नहीं जाता है तो भी इंटर 11th का सर्टिफिकेट उसे मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2,
अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते उसकी इच्छा ये है कि नहीं अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हो जाए, कोई मगध विश्वविद्यालय का बच्चा है, उसकी इच्छा है कि पार्ट 1 में मगध से पढ़ूं, पार्ट 2 में दिल्ली में पढ़ जाऊँ। तो एक तो ये है, ये व्यवस्था बनाई गई कि सेकंड ईयर में आप वहाँ चले जाएंगे। एक मतलब यूनिवर्सल एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो हमारा है, तो ये क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत भी आ गया और ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ गया। दूसरी चीज़, बाय द वे कोई अधिकारी है, किसी एक शहर में वो काम करता है, उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं और 6 महीने के बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तो उनके सामने सबसे बड़ी विकट समस्या ये आ जाती थी कि अब वो बच्चों को अब यहाँ रखे कि अपने साथ ले जाए। वहाँ भी स्वतंत्रता है, बच्चों को यहाँ तक जब तक है तब तक यहाँ शिक्षा प्रदान की गई, फिर जिस शहर में गए, जिस जगह स्टेट में गए, वहाँ अगली शिक्षा वो ग्रहण कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी इसमें बात। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति में अब देखिए, कोई बच्चा इतिहास का विद्यार्थी है और वह बहुत अच्छा विज्ञान का भी है, विज्ञान भी पढ़ना रुचि रखता है, तो उसके साथ विज्ञान का पेपर रखेगा। विज्ञान का विद्यार्थी है, कॉमर्स रख सकता है। तो क्या है ना कि ये पूरी तरह से नई शिक्षा नीति में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पूरी तरह से ये डेमोक्रेसी है उसमें कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि इक्वल राइट, इक्वल जस्टिस एंड इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल, उसी तरह से हमारी नई शिक्षा पूरी एक डेमोक्रेसी उसमें है। हर व्यक्ति हर तरह की शिक्षा लेगा और वो आगे बढ़ेगा, ये हमें प्रदान करता है। फिर हम लोग कभी मिलेंगे सर और इस पे आगे भी चर्चा बढ़ाएंगे। आप अंतिम में सभी शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और अभिभावकों के लिए अंत में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे नई शिक्षा नीति के प्रति? आप थोड़ा सा प्राइमरी एजुकेशन पर भी इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसको आप बतलाते हुए थोड़ा हमें संक्षिप्त में। देखिए, पेरेंट्स को चाहिए, चूँकि आजकल हर घर में मोबाइल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, तो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप पेरेंट्स सबसे पहले देखें नई शिक्षा नीति क्या है, और बच्चों को जो हमारे यहाँ सुबह शाम बैठा करके बच्चों को सामने बैठा कर जो गाइड करने की है, वो परंपरा का वहाँ पर पालन करें, बच्चों को बताएं वहाँ की। देखो, अब दुनिया बदली है, शिक्षा का स्वरूप भी बदला है, और अब जो बच्चे गणित प्राइमरी एजुकेशन में हैं, जो नर्सरी में बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ पर उन बच्चों को एक पुस्तक ज्ञान के साथ साथ जो सामाजिक ज्ञान है, जो बड़ा होने के बाद उसका प्रयोग करके और वो आपको जीवन को आगे बढ़ाता है, उस ज्ञान को भी उसमें सम्मिलित किया है। और सबसे बड़ी उसमें एक रोचक चीज़ ये है कि पुस्तक की उपयोगिता कम होगी वहाँ पर, और व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग बहुत ज़्यादा होगा, और बच्चे अपने पेरेंट्स से जुड़ेंगे, अपनी दादी से जुड़ेंगे, अपनी माँ से जुड़ेंगे, अपनी भाषा में पढ़ेंगे। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी कि बच्चों को अब प्राइमरी नर्सरी में जा रहा है बच्चा को, आप अंग्रेजी ये कर रहे हैं, तो वो अगर हो सकता है आंतरिक दृष्टि से वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन भाषा उसके अंदर बाधा आ रही है, तो अब उसी भाषा में पढ़ेगा जिस भाषा में के बीच वो घर में रह रहा है, जो भाषा उसकी दादी बोलती है वही भाषा में वो उस विषय को पढ़ेगा, जो भाषा उसके बाबा बोलते हैं, जो भाषा उसके गांव वाले लोग बोलते हैं, वो भाषा उसको वही किताब में मिलेगा, उसका विषय का जो तो उसकी रुचि बढ़ेगी। देखिए, स्कूल आने की रुचि बढ़ेगी उसकी। ऐसा नहीं होगा कि मैं स्कूल में जाऊंगा तो वहां पर मुझे एक दूसरी भाषा बोझिल के रूप में मेरे सामने आएगा, नहीं, जो शब्द घर पर वो सीखा है वो स्कूल में भी सीखेगा, तो उसे ऐसा लगेगा कि एक सामंजस्य स्थापित हुआ है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि नई शिक्षा नीति स्कूली व्यवस्था में, पारिवारिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था में संतुलन को स्थापित किया है। और मैं अंत में यही कहूँगा कि नई शिक्षा नीति को खूब पढ़ें, जानने का प्रयास करें, अभिभावक भी जानने का प्रयास करें, जो पढ़े लिखे लोग हैं या कहीं गोष्ठी होती है, कहीं विचार होता है, या किसी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ अगर वो बैठते हैं, या पढ़े लिखे व्यक्ति भी जो हैं वो नई शिक्षा नीति के बारे में लोगों से बात करें,
बच्चों से बात करें, पेरेंट को भी बताएं, पेरेंट भी अन्य लोगों को बताएं। इस तरह से जब तक हम लोग एक इंटीग्रेटेड एफर्ट माने समन्वित प्रयास इसमें नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम बहुत जल्दी इसको नहीं ला पाएंगे। लेकिन हमें प्रयास करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी चर्चा करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को बताएं, और फिर ये हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो बहुत आगे बढ़ेगा और एक बिल्कुल प्रासंगिक, संदर्भित और वैश्विक स्तर पर एक मानव मूल्य को स्थापित करने का स्वरूप प्रदान करेगा नई शिक्षा नीति। और भारत जो विश्व गुरु जो रहा है, नई शिक्षा नीति विश्व गुरु बनने की दिशा में पहला सोपान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और आज सर से जो बात हुई इस एपिसोड में, पॉडकास्ट के इस एपिसोड में जो बातें हुई नई शिक्षा नीति पर, सर ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और प्रेरणा भी दी कि कैसे हम सबों को अब नई शिक्षा नीति को समझने का प्रयास करना चाहिए, शिक्षकों को समझने का प्रयास करना चाहिए, अभिभावकों को इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, छात्रों को कैसे इसको समझ करके और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो सक्सेसफुली, उसमें कैसे अपनी सहभागिता निभाना चाहिए। फिर हम लोग अगले हरिओम कॉमर्स के जो पॉडकास्ट एपिसोड है उसके अगली कड़ी को लेकर जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।